हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल के एक सीरीज को। मैंने आपको कल ही सूचित कर दिया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल को कराया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसका सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और मैं 100% कह सकता हूं कि इन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल पूछने वाला है चैप्टर 1 से। तो आप इतने न्यूमेरिकल को तैयार करेंगे। दूसरी बात, एक और बात मैं कहूंगा कि जिस टाइप के हम न्यूमेरिकल को बता रहे हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल को और आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर 1 है। ठीक है जी, वन शॉट वीडियो है हमारा। देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात माध्यम में, कौन सा माध्यम कह रहा है? निर्वात माध्यम में। निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर ये जो दूरी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यही हमें ज्ञात करना है जी। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हल। हल में आप क्या लिखेंगे? दिया है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है उसको समझते हैं। अच्छा, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये बेसिक बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये सभी जानते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बेसिक बात है, इतनी बात पता है आपको। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे आवेश का मान दिया है। ठीक है जी। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दूरी का मान दिया है ना, 2 मीटर दूरी, 2 मीटर की दूरी। तो मतलब हमें दूरी का मान दे दिया है, डिस्टेंस का मान दिया है, जिसे हम r से दर्शाते हैं, वो है 2 मीटर। ठीक है ना। तो दूसरा हमें ये एक मान दे दिया है। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमें इस न्यूमेरिकल में 2 मान को दिया गया है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E का मान हमसे पूछा जा रहा है। यही ना, हमसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान। अब चलिए जी, हम निकालते हैं। हम आपको बताते भी हैं। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो गई है मुझे, ठीक है ना। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या क्या फॉर्मूला होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इतना आप सभी को पता होनी ही चाहिए। ये फॉर्मूला बताइए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मान अगर पुटअप करें, E = अब 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। ये हमने लिख दिया। Q का मान, Q आवेश Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है, लिख दिया हमने। R का मान कहाँ पे दिया है? 2 दिया है। तो 2 का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है ना। आप समझते हैं जी।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम इससे गुणा करा देते हैं, मतलब 9 में यदि 1.6 से हम गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.4। आप गुणा करा कर देख सकते हैं 14.4 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में यदि 1.6 से अगर गुणा कराएंगे तो 14.4 आ जाएगा। और देखिए ये 10 टू पावर 9 है, ये 10 टू पावर -19 है, तो ये घटेंगे तो 10 टू पावर -10 हो जाएंगे। और ये 2 दूना 4, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा। आप सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 4 से आपको इसमें भाग दे देना है, तो ये कितने बार में चला जाएगा। अगर हम देखें तो ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो जाएगा जी, ठीक है ना। ठीक है जी, आप देख सकते, सॉरी 2 से भाग देते तब ना, 4 4 4 12, नहीं, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। मैं 4 से अगर भाग देंगे तो 4 तिया 12 न होता है जी, 3 बार में ना, 4 तिया 12, ठीक है ना। लगभग 3 पॉइंट आप भाग देकर देख सकते हैं, 4 तिया 12 तो बचा 2, 44, 24 4 छक्का 24, 3.6, ये आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर -10 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा 2 समझ लिया था, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में आ गया मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया था तो मैंने सोचा कि 2 से जाएगा तो 7 बार में चला जाएगा, 7.2 बार में, ठीक है। बट क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर -10 हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएगा। या किसी बुक में देखिए, इसी को अगर आपको घुमा कर भी दे तो ऐसे भी दे सकता है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। E= ये 36 इंटू 10 टू द पावर, मतलब 36 इंटू 10 टू द पावर -11 कर देगा, ठीक है ना। ये भी दे सकता है, दशमलव हटा देगा तो इसमें 1 एक बढ़ जाएगा माइनस में, तो ऐसे भी दे सकता है। दोनों आंसर वही है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होता है जी, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ पहला आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी और भी हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम चलेंगे आगे। चलिए जी, अब हमारा आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे जी। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया कि विद्युत द्विध्रुव, एक तो विद्युत द्विध्रुव कह दिया और एक है द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो भैया विद्युत द्विध्रुव को भी हमने परिभाषा दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका भी परिभाषा हमने बता दिया है एक पर्सनली वीडियो में। पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे लिखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, परिभाषा आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन है। अदरवाइज देखिए, इसी में न्यूमेरिकल ऐड किया है कि 2 इंटू 10 टू पावर -8, 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र के 30 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होगा 30 डिग्री मतलब पर झुका है, 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को आपको परिभाषा दे देना है। उसके बाद जो जो मान दिया है उसको पहले हम लिखते हैं और हमें 2 चीजें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि वैद्युत मतलब द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, और जो कार्यरत बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण जो टाउ का मान है उसको हमें ज्ञात करना है। दोनों हम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहेंगे। चलिए जी,
सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले 2 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कूलाम इंटू मीटर कह रहा है, तो ये किसका मान है, कूलाम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण का मान यहाँ पे दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित करते इसका मान दिया है 2 × 10⁻⁸, ठीक है ना, कूलाम इंटू मीटर, ये हमने लिख दिया जी। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसका मान है, तो देखिए जब भी आपको, देखिए सबसे मान पहचानने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि जब भी जो वैल्यू दिया है उसके बाद मात्रक जरूर लिखेगा। तो मात्रक पे आपको ध्यान देना है, ये जिसका मात्रक होगा उसी का ये वैल्यू होगा। तो वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये मान किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ई का मान कितना दिया है जी, तो वो दिया है 2 × 10⁵। ये क्या दिया है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ के अब देखिए इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो दिमाग फोकस लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उनको एक क्वेश्चन आया होगा कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो अभी आपने यहाँ पे बताया है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या जी बताया हमने, न्यूटन प्रति कूलाम बताया है। और यहाँ पे भैया वोल्ट प्रति मीटर बता रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर बता रहे हैं। तो कौन सा सही है सर, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंटों के क्वेश्चन ये आनी भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही इसके मात्रक होते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक है, ठीक है ना। अब से कंफ्यूजन आपको नहीं होने हैं, ठीक है ना, और नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बात हो गया। फिर से कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर झुका है, मतलब यहाँ पे कोण का जो मान दिया है थीटा का जो मान दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो हम इस पर ज्ञात करते हैं ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, देखिए एक तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा, एक है बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। तो पहले हम बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं बल युग्म आघूर्ण। अब बताइए बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल युग्म आघूर्ण τ होता है PE sin थीटा, यही होता है जी, PE sin थीटा। अब इस पर हम मान रख देते हैं टाउ। P का मान देखिए, P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ है, तो ये हमने लिख दिया। E का मान यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 10⁵ दिया है, 2 × 10⁵ दिया है। और उसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे, 30 डिग्री यहाँ पे है तो 30 को ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं जी। अब सोचिएगा, दो में ये दो गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ये देखिए 10⁸ -8 है, ये 10⁵ है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो 3 ही नहीं बचा, तो -3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2 होता है जी।
अब ये 2 से ये 2 दूना 4, मतलब कितना आ गया, टाउ का जो मान आ गया 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ ये आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है ना, 2 इंटू 10⁻³ तो पहला तो हमने बल युग्म आघूर्ण, यहां से हमने अपना आंसर ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। अब द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा को याद रखेंगे, U से दर्शाते हैं, U = -PE cos थीटा होता है, ये होता है जी। अब इस पर हम मान रखते हैं, P का मान आपको पता है, P का मान 2 इंटू 10⁻8 है, तो ये हम लिख देंगे 2 इंटू 10⁻8। और E का मान कितना है जी, तो E का मान है 2 इंटू 10⁵ है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 10⁵। और cos थीटा का मान रूट में 3/2 होता है, यही होता है ना जी, रूट में 3/2 होता है। अब आगे हम बढ़ा लेते हैं, समझिएगा। तो इस 2 से ये 2 पहले कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या यहाँ पे बचा, U = 2, ये रूट इसमें जाए गुणा कर लेगा तो 2√3 हो जाएगा, गुणा 10⁻8 है, ये 10⁵ है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आंसर आ गया, ये किसका मान हो जाएगा, यही हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसका तो बता दिया। बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इतना तो कार्य आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि सर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूटन इंटू मीटर होता है, बट मात्रक आप याद रखेंगे तो ठीक है ना। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कहीं से भी कोई भी नंबर कटे, अदरवाइज इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत किया जा रहा है। आपको पता नहीं है, मैं ज़्यादातर ये से बातें बताता भी नहीं हूँ। लगभग मुझे 3 दिनों से बुखार है, ठीक है ना। जो आपको वीडियो मिल रही है ना, ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था, जो कि मैंने पहले ही बना लिया था। तो लगभग 3 दिनों से जो आपको 2-2 वीडियो मिल रही थी, ये सभी हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ था। अभी भी मुझे बुखार की तरह लग रहा है, ठीक है ना। अभी दवा करा कर मैं सुबह में ही आया हूँ, अब बुखार की तरह एहसास भी हो रहा है, खांसी भी है, सर्दी भी है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, और मतलब कह सकते हैं ना कि तकलीफ अभी है, बहुत ज़्यादा है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा, फिर से थक जाऊँगा, अदरवाइज बोलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। फिर भी वीडियो में क्या होता है ना कि आपको दिखाना, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना होता है कि भैया आपको ऐसा न लगे कि मैं खुद ही मतलब एक तरह से लूज की तरह कार्य कर रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके साथ भी जोश के साथ, जुनून के साथ पढ़ाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लाउड स्पीकर में बोलने का प्रयास करता हूँ। भले ही एक्स्ट्रा मेरे एनर्जी जा रहा है, मैं समझता हूँ जी। तो वही बातें हैं, इतना मेहनत के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, और ना ही पढ़ने का, ठीक है। बिना पढ़े मैं आपको पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि भैया मैं कुछ भी तो नहीं बता सकता ना। मुझे ढूंढना होगा कि कौन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना होता है, तब जाकर मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जी, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है, आगे जल्दी ठीक हो जाएंगे हम, ठीक है ना। तो और भी जोश के साथ, आज तो एक ही वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूंगा पर डे 2-2 वीडियो आपको मिले, ठीक है ना। बट चलिए कोई नहीं। चलिए तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो ये 2 बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। देखिए ये क्वेश्चन मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड टाइप के भी क्वेश्चन थोड़ा सा
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लग सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है ना दो बिंदु आवेश है, तो दो बिंदु हमने यहाँ पे दिखा दिया है। और एक पर क्या कह रहा है +9e और एक पर क्या कह रहा है +e। क्या है जो आवेश है, बिंदु आवेश है, ये एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 16 सेमी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। अब इनके बीच जो आवेश यहाँ पे Q है तो इसको कहाँ पे रखा जाए कि ये संतुलन में हो। जैसे कि मान लेते हैं ये आवेश यहाँ पे भी कहीं पे रख सकते हैं, तो आवेश को कहाँ रखें कि संतुलन की स्थिति में हो। क्यों? क्योंकि ये आवेश है, यह भी बिंदु आवेश है, तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्योंकि मान लेते हैं ये माइनस होगा, ये प्लस है, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो इधर भी एक बल लगेगा कि नहीं। तो मान लेते हैं इधर F1 बल लग रहा है, इधर F2 बल लग रहा है। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ से ये 9e से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेते हैं x है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बताइए। क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, मैंने यही कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x और ये पूरी दूरी है 16, तो ये कितनी दूरी होगी? तो बताएंगे क्या स्टूडेंट कि 16 माइनस x हो जाएगा। ये दूरी कितनी होगी जी? 16 माइनस x। कैसे x हो गया? मान लेते हैं ये दूरी है, मान लेते हैं 16 है, और हम कह रहे हैं ये टोटल 16 है ही, अब मान लेते हैं ये है 5। तो अगर मैं फिर से कह दूं कि ये 5 है तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे भैया कि 9 होगा। 9 कैसे आया? 9 ये कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, सॉरी 9 नहीं, आप कहेंगे 11। क्या कहेंगे? 11 कहेंगे। तो कैसे 11 कहेंगे? क्योंकि 16 में से आपने 5 को घटाया, तो उसी प्रकार 16 में से हमने x को घटाया है, तभी तो ये आएगा ना, ठीक है ना। अदरवाइज आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत बार न्यूमेरिकल को कराया भी है। तो ये इतनी बात हो गया, तो बस यही बात पूछा जा रहा है कि इस जो आवेश है इसको कितने, मतलब इनके बीच कहाँ पर रखा जाए, कितने दूरी पर हम रखें इस आवेश को कि ये दोनों जो बल है वो संतुलन अवस्था में हो, ठीक है ना, संतुलन अवस्था में हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है दो बिंदु आवेश दिया है, दो बिंदु आवेश। ये क्या है? +9e तथा +e है, और इनके बीच की दूरी क्या है? दूरी है 16 सेमी। चलिए जी, मैं आपको समझाते हुए फिगर ले चलूंगा, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों के आवेशों को, एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। संतुलन का मतलब कब संतुलित, ये आवेश कब संतुलित होगा? जब F1 और F2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों का बल जो खींचने का, आकर्षित करने की जो बल है वो इक्वल हो जाएगा, तो आवेश यहाँ पे स्थिर रह जाएगा, ठीक है ना। इधर से भी 5 बल लगेगा, इधर से भी 5 बल, तो ये आवेश यहीं पे स्थित रहेगा कि नहीं। इसका मतलब संतुलन कब होगा? जब जो बल है, बल F1 है वो F2 के बराबर हो जाएगा, तभी जाकर वो संतुलन की स्थिति में आएगा, ठीक है ना। तो F1 है वो F2 के बराबर हो जाएगा, तब संतुलन की स्थिति में आएगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो F1 है इस पर बल कितना लग रहा है, F1 बल कितना लग रहा है। मतलब हम चेक कर लेते हैं कि जो प्लस E है इसके कारण इस आवेश पे कितना बल लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि +E आवेश के कारण लगने वाला बल। थोड़ा सा राइटिंग पे मेरी ज़्यादा फोकस ना करके समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। मेरी राइटिंग उतनी, मतलब आपके जैसे शायद अच्छी उतनी नहीं है, बट प्रयास कर रहा हूँ अदरवाइज। तो देखिए बल का फॉर्मूला हम जानते हैं F1 बल, इस बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम से हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r² होता है ना, तो ये Q1 है, ये Q2 है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वही तो कूलाम का नियम है ना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 के जगह पर हम क्या रखेंगे? Q1 ये है, Q2 ये है, तो Q1 के जगह पर हम लिख देंगे +E और Q2 के जगह पर Q रखेंगे
ठीक है, Q1 और Q हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है 16 माइनस एक्स, तो ये हमने लिख दिया 16 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा सबसे पहला ये हमारा हो गया जी। ठीक है, तो पहले हमने प्लस ई के कारण हमने बल का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार इसके लिए हम ज्ञात करते हैं, तो हम लिख देते हैं प्लस 9e आवेश के कारण लगने वाला बल। अब लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वो हो गया F2। F2 इक्वल टू, अब F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा समझिएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से अब देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 और Q2 तो हम लिख देंगे Q1 की जगह पर प्लस 9e लिखेंगे, और Q2 क्या है, ये Q है तो Q लिख दिए, इनके बीच की दूरी क्या है x है, तो x हमने लिख दिया। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा। तो ये बात आप समझ गए, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकेंड। तो इतनी बात समझ गए, F1 F2 का मान हमने कूलाम के नियम से ज्ञात कर लिया। तो अब देखिए संतुलन कह रहा है ना कि ये Q आवेश, जो ये Q आवेश है, इसको कहाँ पे रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में। संतुलन कब होगा, जब F1 और F2, जब F1 F2 दोनों इक्वल होंगे तो संतुलन अवस्था में होगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी कि यहाँ पे हम लिखते हैं तब आवेश जब संतुलन की स्थिति में हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बल संतुलन की स्थिति में हो। जब बल संतुलन की स्थिति में होता है, ठीक है ना, तो देखिए जब बल क्या लगाएंगे, F1 जो है वो F2 के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम मान रख के देखते हैं जी। तो देखिए F1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस E इंटू Q बाई 16 माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया जी। अब Q F2 का मान यहाँ से हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 9e इंटू Q बाई एक्स, ये हो गया जी। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे ही रहा है। अब बात को समझिएगा, इस वाले से ये टोटल कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। आप समझिएगा, ये एक आवेश से ये एक आवेश कैंसिल हो गया। ये देखिए ई इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या यहाँ पे, अब इधर केवल यही बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 1 और नीचे क्या बचा है 16 माइनस एक्स, यही ना बचा है जी 16 माइनस एक्स। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। देखिए कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, देखिए अगर आपको याद आ रहा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने कूलाम का नियम लगाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर तो लिख दिया है, बट स्क्वायर हमने लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा और इस पर भी स्क्वायर रहेगा ना। तो इस बात को कंफ्यूजन से आपको दूर मतलब भूलना नहीं है, ठीक है ना। मुझसे गलत हो गया, आपसे नहीं होना है। इसी प्रकार न्यूमेरिकल लगाते समय आपसे भी एग्जाम में गलती हो सकती है, इसलिए दोबारा आप जरूर चेक कीजिएगा और समय भी बचाइएगा। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, ठीक है जी। इधर तो ये टोटल कैंसिल हो गया है, बस ऊपर प्लस 9 बचा है, इधर क्या बचा है एक्स स्क्वायर बचा है, यही ना बचे हैं जी। अब देखिए हम आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। ये बचा है 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस पर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना बचे हैं जी। ठीक है, यही बचे हैं, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों पक्षों का
वर्गमूल करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली बात, इस 1 को समझिएगा, इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही बात होगा, इसीलिए हमने लिख दिया। ये +9 है तो +9 को देखिए, प्लस को लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, 9 है ना तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 3 का 9 ही होगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे लिखा है दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल का तो ऐसे ही ना होता है जी। तो इसका जब वर्गमूल हमने कर दिया तो वर्गमूल हम करते हैं तो जब भी 2 का पेयर बनता है निकल जाता है, तो 1 × 1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से 1 निकलेगा और यहाँ से 16 माइनस एक्स निकलेगा, क्योंकि सभी 2 हैं, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1 1 निकल रहे हैं। यहाँ से भी 3 में से 1 3 निकल गया, x में से x निकल गया, ठीक है ना। वर्गमूल हमने किया है तो ये मिले हैं। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 16 में अगर इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x एकम में x हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 3 एकम में 3x हो जाएगा, इक्वल टू x। अगर हम इसको आगे देखें तो इसको अगर इधर भेजते हैं तो 48 इक्वल टू 3x प्लस x, तो 48 प्लस 4x, ये 4 इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू 48 भागे 4 और 4 एकम में 4 4 दूना 8, तो ये हमारा मान निकल जाएगा जी, ठीक है ना। x का मान आया 12। मतलब क्या है कि जो दूरी है, दूरी को अगर हम 16 सेमी, मतलब जो x इक्वल टू ये 12 सेमी आया है ना, मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि हम ये आवेश को इन दोनों के 12 सेमी के बीच में हम रखें, 12 सेमी की दूरी के बीच में रखें, तो वो हमारा संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो कि हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया होगा। संतुलन में कब होगा, जब इन दोनों को हमने मान ज्ञात किया है, मान को रखा है, जब हम सॉल्व आगे करते हुए आए तो यहाँ पे हमें दूरी का मान x का मान मिल गया। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इसका ले लीजिए। चलिए जी, मैं जानता था वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में स्टडी करता हूँ, आराम आराम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, बट कोई नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। समय कितना जा रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अगला कह रहा है कि m द्रव्यमान, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था में चलकर d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान में थोड़ा सा ये क्वेश्चन में अभी 2qEd/m 2qEd/m है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मतलब हमें ये बात करना है, ये ज्ञात करना है कि मान लेते हैं, समझिएगा बात को क्या हम कह रहे हैं। ये एक देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण, ये एक कण है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान है E और इस पर आवेश है Q। और यहाँ पे कह रहा है कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। मतलब ये जो कण था, ये यहाँ पे था विरामावस्था में, पर धीरे धीरे ये चलकर d दूरी तक तय किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। और इसका वेग द्रव्यमान m है, आवेश q है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग है उसका मान क्या है, ये है, मतलब v का मान 2qEd बाई क्या है, m है। ये आपको प्रूफ करके बताना है जी, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा हम चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं जी। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि गति के तृतीय
समीकरण से। अब बताइए गति का तृतीय समीकरण याद है, क्या होता है जी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना होता है जी गति के तृतीय समीकरण का, ये होता है समीकरण, ठीक है ना। तृतीय समीकरण यही है, अगर ना याद हो तो याद कर लीजिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय समीकरण गति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है जी। अब देखिए इसी पर सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम मान रख कर पुटअप करके देख लेते हैं। देखिए इतना है जी, आप समझिए, मतलब हमने क्या ज्ञात किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यही है ना गति का तृतीय समीकरण। आप समझिएगा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो v स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए u क्या है, u है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, ये है v क्या है, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग। a क्या है, त्वरण है। s क्या है, s है विस्थापन, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, a क्या है, त्वरण है। तो उसी प्रकार v क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, वो उसका मान क्या होगा, जब वस्तु यहाँ पे कह ही रहा है कि विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय किया है, तो पहले वस्तु विरामावस्था में था, तो बताइए विरामावस्था में इस जो कण का वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो वो तो शून्य ही न होगा जी। मान लेते हैं आपने चलना प्रारंभ नहीं किया है, तो प्रारंभिक वेग आपका शून्य है, जब आप चल के कहीं रुके तो वो अंतिम वेग होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य हमने लिख दिया। 2as है तो s हमने लिख दिया। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पे s की जगह पर हम d लिखेंगे। क्यों d लिखेंगे आपको समझा दूं मैं यहाँ पे कि s जो होता है वो d के बराबर होता है। s जो होता है वो d के क्यों बराबर होता है, क्योंकि जो विस्थापन है वही क्या है, जो यहाँ पे विस्थापन दिखाई दे रहा है वही आपका d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, s से भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको समीकरण में s से दर्शाया गया था, s से करें या d से करें दोनों बात एक ही है, तो हमने d यहाँ पे लिख दिया है। d भी विस्थापन ही है, s भी विस्थापन ही है, ठीक है ना। तो ये चूंकि आप यहाँ पे लिख लेंगे ये आपको मैं डायरेक्ट कर सकता था, बता दिया हमने क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे 2 a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक बात आपको पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बात आपको पता है। ये द्रव्यमान इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा f में, तो a का मान निकलेगा वो F/m निकलेगा, यही ना मान निकलेगा जी, a का F/m। तो a के जगह पर F/m लिख सकते हैं, तो वही हम लिख देंगे F/m इंटू d, लिख सकते हैं ना, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम बढ़े v स्क्वायर इक्वल टू 2 हमने लिख दिया। एक और बात जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो v इक्वल टू F/q होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, एक आपको अभी हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये होता है E इक्वल टू F/q, ये q के अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ से f का जो मान निकलेगा इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q इंटू ई हो जाएगा, होगा ना, ये q e में जाकर गुणा करा देगा तो q इंटू ई, तो f के जगह पर q इंटू ई लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया q e, ये d है तो d हमने लिख दिया, और नीचे m है तो m हमने लिख दिया जी, m हमने लिख दिया। अब इसी को अगर हम चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम चाहें तो v स्क्वायर की जगह पर ये 2qed/m लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, और ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने केवल समझाने के तौर पे आपको बताया है कि कंफ्यूजन आपको न रहे, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम आगे चाहें तो ये वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल करेगा,
तो यहाँ पे भी के जगह पर रूट में क्या हो जाएगा, ये वर्ग आके इधर आएगा तो वर्गमूल करता है, तो 2QED/m ये हो जाएगा जी। और यही हमारा तो फॉर्मूला था जिसको हमें प्रूफ करना था। बताइए यही ना फॉर्मूला है जी, 2QED/m, 2QED/m, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा हमने के सिद्ध कर दिया ना कि जो अर्जित ऊर्जा का वेग इतना होता है, तो यही होता है जी। अच्छा एक और बात बता दूं, क्यों हमने यहाँ पे s को d में बदला था, इसका मेन कारण यही था कि हमें फॉर्मूला में यहाँ पे हमें d में वैल्यू दिया था। यदि यहाँ पे s में दिया होता तो हम s ही रखते जहाँ जहाँ d हमने रखा है। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस टाइप का भी जो क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अगला आता है कि 10 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ये कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश, दो बराबर आवेश है, तो एक होगा Q1 एक होगा Q2, दो बराबर और विपरीत आवेश होगा। ठीक है ना, तो दो बराबर और विपरीत आवेश होंगे, मतलब ऐसे अगर हम फिगर से बताएं तो दो बराबर और विपरीत आवेश होंगे, तो एक होगा 10 माइक्रो कूलाम, एक होगा 10 माइक्रो कूलाम, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। इन दोनों के बीच कितनी, इन दोनों के बीच होगा 2.0 मिमी दूरी पर ये रखे गए होंगे, तो इनके बीच जो आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आवेश का बात करें तो आवेश Q का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलाम। यदि हम 10 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आवेश का मान निकल गया। उसके बाद यहाँ पे 2 मिमी कह रहा है, मतलब दूरी का मान यहाँ पे दिया है दूरी r का जो मान दिया है, r से भी आप दर्शा सकते हैं, बट l से हम दर्शा रहे हैं, तो l का मान दिया है 2 मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर को मीटर में हम चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना होता है, तो भाग देंगे या 10⁻³ से आप गुणा करा दें, ये मीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। अब मीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो में अगर 10⁻³ से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, मिलीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में चेंज होगा। इतनी बात समझ गए। तो अब हमें कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, P = होता है 2QL, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P = 2, अब Q का मान क्या है, Q का मान है 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, 10 × 10⁻⁻6, और L का मान है 2 × 10⁻⁻3, L का मान है 2 × 10⁻⁻3, ये है जी, ये हमने लिख दिया। अब बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 10⁻1 है, 2 दूना 4, इसका गुणा करा देते हैं, तो 2 दूना 4, तो 4 हो गया, और ये 10⁻⁻6 और ये 3, मतलब 10⁻⁻9 हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 1 चला गया, तो 10⁻⁻8, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मात्रक हो जाए कूलाम × मीटर। ठीक है ना, 4 × 10⁻⁸, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लिए होंगे ही, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है, दो बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। ठीक है ना, कह रहा है प्लेट विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठीय घनत्व का परिमाण इतना, पृष्ठीय घनत्व का परिमाण इतना कूलाम
प्रति मीटर स्क्वायर है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गॉस के प्रमेय का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, जिसमें हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप कैसे हमें ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे सिंपल से हमें पृष्ठीय घनत्व का मान सबसे पहले यहाँ पे दिया है में हम लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है, पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर स्क्वायर, ये मान हमें दिया है पृष्ठीय घनत्व का। अब कह रहा है कि हमें किसका ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो गॉस के प्रमेय का जब आप अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये आपको बताया है, दूसरा अनुप्रयोग आप पढ़िएगा तो उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने बताया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला हमने बताया है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने बताया है जी फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब इस पर हम मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, 17.7 इंटू 10⁻⁻22। अब भाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है जी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो E इक्वल टू, ये देखिए 17.7 इंटू 10⁻⁻22, और ये अगर ऊपर जाता है तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। और ये 8.85 है तो 8.85 हमने लिख दिया। बात आप समझ रहे हैं ना, केवल ये 10 टू द पावर 12 -12 है, ऊपर गया है तो 12 हो गया है, तो इतना हमने लिख दिया। और E इक्वल टू 17.7 इंटू 10 टू द पावर, ये -22 है और ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 12 में से सॉरी -12 नहीं, -10 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 में से 12 चला गया तो -10 ही ना बचा, ये हो गया। और ये 8.85 हो गया। अच्छा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, 8.85 से यदि 17.7 में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मात्रा क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप भाग देकर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए जल्दी, ठीक है जी। चलिए अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है, इसको भी हम देख लेते हैं और तब हमारा वन शॉट जो न्यूमेरिकल का सीरीज समाप्त होगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे सदिश रहेगा 2I कैफ, ये I कैफ है, J कैफ और K कैफ, वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ए जे कैफ मीटर स्क्वायर से गुजरने पर विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक मान दे देगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर मान दिया है इतना, 2I कैफ प्लस 3J कैफ माइनस 4K कैफ, वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इक्वल टू -8J कैफ, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर से गुजरने पर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जब भी आपको इस तरीके से आपको दे दे तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले मान आप रख लेंगे। देखिए जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 2I कैफ प्लस 3J कैफ माइनस 4K कैफ,
यही है ना, इतना दिया है। और उसके बाद क्षेत्रफल का मान दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो ए का मान दिया है वो कितना दिया है, 8 जे कैफ, ये दिया है जी। ये तो मान हमें दे दिया है। अब विद्युत फ्लक्स की मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए होता है, ई इंटू ए होता है। सदिश रूप में अगर हम देखें, ठीक है ना, देखिए सदिश रूप का ये सब कुछ सदिश रूप में दिया गया है, सदिश रूप में दिया है ना। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ई सदिश इंटू ए होता है, ये होता है जी। तो हम इसका गुणा करा लेते हैं। तो ई का मान यहाँ पे दिया है 2i कैफ प्लस 3j कैफ और माइनस क्या दिया है, 4k कैफ, ठीक है जी। और ए का मान कहाँ पे दिया है, ए का मान 8j कैफ, मतलब आई का मान नहीं दिया है, जे का दिया है और के का भी नहीं दिया है, आई और के का नहीं दिया है। तो हम सिंपल वे में यहाँ पे लिख लेंगे 0i कैफ, पहले 0i कैफ लिख लेंगे। जे कैफ का मान दिया है यहाँ पे 8, तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 8j कैफ और प्लस 4k कैफ, यहाँ पे दिया है ना, के का मान दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे 0k कैफ लिख देंगे। तो ऐसे आप लिख लेंगे। अब आप गुणा करा लेंगे, आई से आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ, ऐसे हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। इसी तरीके से ट्रिक आप याद रखेंगे। तो अगर गुणा कराते हैं तो ये 2 अगर जाके 0 में गुणा कराएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। 3j कैप अगर 8 में गुणा कराएगा तो 8 3 24, 24 जे कैप हो जाएगा। और देखिए 24 तो ये हो गया, और जे में जे का गुणा होगा तो जे इंटू जे हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। और फिर से -4k कैप, ये 0 में गुणा करेगा तो 4 एकम में 4 शून्य, ये शून्य हो जाएगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल इतना मान आया, ठीक है ना। के में के का गुणा होगा तो के इंटू के, याद रखेंगे, के में के का अगर गुणा होता है ना तो ये होता है 1, ठीक है। तो 1 में भी अगर 0 का गुणा कराएंगे तो 0 ही ना होगा, तो ये 4 शून्य शून्य तो पहले ही हो गया है। अब के अगर 1 होता है, के गुणा करके 1, तो 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएंगे, इसलिए ये टोटल मान 0 हो गया। तो ये 0 ये 0, अब यहाँ पे टोटल बस यही बचे हुए हैं, फाई इक्वल टू यहाँ पे 20 जे कैप इंटू जे कैप, यही ना बचा है जी। जे 1 होता है, जे में जे का गुणा कराएंगे तो 1 होगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि विद्युत फ्लक्स का भी जो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल जो सिखाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहले चैप्टर का 7 इंपॉर्टेंट हमने अभी तक न्यूमेरिकल कराया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए इसी टाइप के न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा जितना हो सकेगा अगर समझ में आया है तब जाकर आप सपोर्ट जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, इंस्टा पे जरूर हमें फॉलो कीजिएगा, और अपने बेनिफिट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।